ट्वीट किया था। और उसके बाद में बताते हैं कि शाहरुख खान के साथ जो फोटो था वहां पर इम्तियाज खत्री भी अवेलेबल था, जिसको कहते हैं श्रुति मोदी के वकील ने बताया है कि इम्तियाज खत्री जो है वो इम्तियाज जो है ड्रग्स का सबसे बड़ा सरगना है। तो इम्तियाज खत्री का फोटो शाहरुख खान के साथ और प्रताप सरनायक सर के साथ में बहुत बड़ी बात है। मतलब कंगना की तुलना इन्होंने कुत्ते से की थी कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती है। और ये भी बताया था कि कंगना का मुंह तोड़ देना चाहिए। मतलब एक अकेली लड़की जिसने अपना करियर अपने दम पे बनाया, उसका आप कैसे मुंह तोड़ सकते हैं? उसकी आपने हिम्मत और उसके जज्बे की आपको दाद देनी चाहिए। आपने उसका घर तोड़ दिया, अब आप उसका मुंह तोड़ रहे हैं और उसको कुत्ता बुला रहे हैं। वही प्रताप सरनाइक के बेटे को ईडी ने उठा लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। लगता है कि केस बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि अगर एनसीबी और ईडी आजकल कोई भी काम कर रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के पूरे प्रूफ्स और रिकॉर्ड्स के साथ में ये सारे काम कर रहे हैं। तो शायद इस बार प्रताप सरनाइक के बेटे के साथ में जो है वो जरूरी पूछताछ में काफी सारी चीजें निकल गई। इम्तियाज खत्री के बारे में भी शायद ईडी को जानना होगा और एनसीबी को बताना होगा, इसलिए शायद प्रताप सरनाइक का बेटा जो है अभी पुलिस की गिरफ्त में है। ईडी ने इस बार महाराष्ट्र पुलिस का सहारा नहीं लिया है। इस बार सीआरपीएफ के जवानों के साथ में ईडी ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया है और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स छापेमारी में, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है सीआरपीएफ के जवानों ने जो है अपनी गिरफ्तारी में ले लिया है। ईडी के गिरफ्त में है सारे इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लगता है कि अब जो है शिवसेना जो है बुरी तरह से जकड़ चुकी है, बुरी तरह से फंस चुकी है और लगातार न्यूज चैनल्स पे जो चल रहा है वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे संजय निरुपम कांग्रेस के नेता है, संजय निरुपम कांग्रेस के नेता होते हुए भी वो उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं शिवसेना के लिए, जबकि शिवसेना की सहयोगी पार्टी है कांग्रेस महाराष्ट्र में। तो लगता है कि ना तो शरद पवार कुछ शिवसेना के लिए बोल रहे हैं, ना ही संजय निरुपम कुछ बोल रहे हैं। आपको बता दूं एनसीपी के नेता शरद पवार जो है राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। इस समय उनको बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था। जब प्रताप सरनाइक के बेटे को ईडी ने उठा लिया है, इस समय भी वो चुप है। शरद पवार कुछ कहने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रताप सरनाइक वही इंसान है जिन्होंने विधानसभा में अर्नब के खिलाफ जो है उन्होंने प्रिविलेज मोशन उन्होंने चलाया था। प्रिविलेज मोशन के जनक थे अर्नब के खिलाफ, जो भी उन्होंने कार्रवाइयां चलाई है। और सुसाइड के मामले में जितनी ज्यादा बातें हुई सारी प्रताप सरनाइक ही उसके जनक थे। प्रताप सरनाइक ने ही दिशा सालियान केस में पुलिस द्वारा फाइल बंद करने पे कुछ नहीं कहा। प्रताप सरनाइक ही वो इंसान है जो कंगना के खिलाफ लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी करते आए हैं। तो कंगना के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करना, अर्नब के खिलाफ सुसाइड का मामला तैयार करना हो या अर्नब के खिलाफ प्रिविलेज मोशन निकालना हो, सारी चीजों के जनक प्रताप सरनाइक को ही समझा जाता है। और अब प्रताप सरनाइक खुद ही कानून के शिकंजे पर है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है कि छापेमारी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उनके बेटे से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसके पुख्ता जवाब जो है नहीं मिल रहे हैं ईडी को। और ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों से जुड़े हुए, काले धन से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसती है और चीजों को सेटल करती है और जितने भी ब्लैक मनी से रिलेटेड इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रोल हमारे देश में प्ले करती है। तो देखते हैं क्या होता है। शायद सभी माल वालों के जो भी इम्तियाज खत्री के दोस्त हैं और जो भी बॉलीवुड के ड्रगिस्ट स्टार्स के दोस्त हैं, शायद सबकी किस्मत पर शनि मंडरा रहा है कहीं ना कहीं। और सब लोगों को जो है पुलिस और एनसीबी और या ईडी से आमना सामना करना पड़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन करनी पड़ रही है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन के चलते क्या होता है उसकी अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। लेकिन ये वही शिवसेना है जो पालघर में साधुओं की लिंचिंग पर कुछ नहीं कहती थी,
जो कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चलने पर चुप थी, ये वही एनसीपी, ये वही शिवसेना पार्टी है जो दिशा सालियान के केस में जब पुलिस ने फाइल बंद की तो शिवसेना ने कुछ भी नहीं कहा। ये वही शिवसेना है जो लगातार चुप रही, लगातार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रही, लगातार जो है बॉलीवुड के ड्रगिस्ट को फेवर करती रही। और ये वही शिवसेना है जो अब जब सारे शिकंजे बुरी तरह कस गए हैं इनके ऊपर, ईडी के हो चाहे एनसीबी के हो, तो ये वही शिवसेना है जो अब इसको वेंडेटा पॉलिटिक्स का नाम दे रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सीजेएम कोर्ट ने अर्नब के खिलाफ जो बयान दिए थे, जो अर्नब के खिलाफ जो फैसला सुनाया था, उसकी निंदा सुप्रीम कोर्ट ने की है। और कंगना रनावत को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उसकी निंदा भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। मतलब मुंबई हाई कोर्ट में भी जो है किसी को सही जजमेंट मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये वही जो है कांग्रेस पार्टी है और ये वही एनसीपी पार्टी है जो वही शिवसेना पार्टी हमारी जो जिसके साथ सहयोगी है, उसके लिए भी चुप है और निकल के सामने नहीं आ रही है और किसी तरह का सपोर्ट करने से इनकार कर रही है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो सामने समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है कि क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे के लिए नई मुसीबत खड़ी करते हैं, बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, या कुछ शिवसेना के लिए बोलते हैं, या संजय निरुपम कोई नया पैतरा आजमाते हैं, या फिर संजय निरुपम जो है वो इसी तरह से उल्टी बयानबाजी करते हैं। तो ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए और कोरोना की जो मेडिसिन है उसका जो पूरा कोरोना की मेडिसिन का जो पूरा बुकिंग अमीर देशों ने कर लिया है। आपको पता होगा कि दुनिया में जितने देश है उसमें से बताते हैं कुछ 13 देश जो है अमीर देशों की कैटेगरी में आते हैं। जितनी उत्पादन क्षमता है वैक्सीन की, उसका 80% जो है विश्व में अमीर देशों ने बुक कर लिया। मतलब कोरोना हमको ये भी बता कर गया है कि अमीरी की क्या महत्ता है, अमीरी की क्या इम्पोर्टेंस है, कोरोना हमको ये भी बता कर गया है। तो आप यकीन मानिए कि कोरोना ने हमारी आंखें खोल दी है कि अमीर होने का क्या मतलब है। हमारे देश में उस तरह के कोल्ड स्टोरेजेस भी नहीं है, जो वैक्सीन खरीदना तो दूर की बात है, जो उस तरह की वैक्सीन को प्रिक्योर करके रख ले, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख ले। क्योंकि कोरोना की एक वैक्सीन को -13 डिग्री सेल्सियस, तो दूसरी वैक्सीन को -75 डिग्री सेल्सियस का तापमान लग रहा है, जो कि बहुत ही लोवेस्ट और बहुत ही मिनिमल तापमान है जो हमारे देश में जिस तरह की कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है। और विश्व में बताते हैं कि जो 13% देश अमीर है वो वही सारे 80% उत्पादन का उन्होंने बुक कर लिया है, चाहे उत्पादन अमेरिका में हो रहा हो चाहे यूरोप में। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। और ये भी सामने आ रहा है कि कोरोना की वजह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग जो है पर डे उनकी डेथ हो रही है, और हमसे भी ज़्यादा अमेरिका में कोरोना की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। और पूरे विश्व में लगभग 5 लाख लोग रोज कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। मतलब कोरोना जो वायरस है वो अपनी चपेट में लेते जा रहा है धीरे धीरे। अभी कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप समझेंगे कोरोना खत्म हो गया तो कोरोना को खत्म ना समझिए। ये वायरस है, ये जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होगा। और वैक्सीन आएगी तो मेरे ख्याल से 2022 तक आप तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, इस पर सच में सवालिया निशान है। इसको आप मजाक मत समझिए, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन बनी है और जिस तरह से वैक्सीन को रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में, जिस तरह से अमीर देशों ने झटपट जो है 80% वैक्सीन का बुक कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का नंबर लगेगा वैक्सीन को मंगवाने में। अगर लगता भी है तो हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है 130 करोड़ की आबादी होना। और 130 करोड़ की आबादी को एक साथ में कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रॉम एनी एंगल। तो यही बात है कि आप कोरोना को हल्के में मत लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप 2-3 मास्क लगा लीजिए, मैं तो कहूँगी। और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए और अपने आप को तो कम से कम 2021 तक घर के अंदर रखिए और बचाइए अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके, अपने आप को इस बीमारी से बचाइए।
अभी तक पूरे विश्व में जो है मेरे ख्याल से 20 लाख लोग इससे इनकी मौत हो गई है। पूरे विश्व में 20 लाख लोग कोरोना से मर चुके हैं और हमारे देश में जो फिगर है कोरोना का वो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसकी किसी को पड़ी नहीं है। लोग इलेक्शंस के पीछे लग जाते हैं, कोरोना को भूल जाते हैं। किसी ने तो मेरे एक वीडियो में कमेंट किया था कि इलेक्शन आता है कोरोना चला जाता है, अब इलेक्शन चला गया है तो कोरोना आ जाता है, लेकिन आप इतना हल्के में मत लीजिए, इतना लाइट में कोरोना को मत लीजिए। कोरोना अपने आप में एक बहुत ही हैजार्डस बीमारी है, बहुत ही डेडली डिजीज है। अगर आपको हो जाती है तो जब तक नहीं हो रही तब तक आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए और अपने आप को जितना हो सके घर में रखिए, अपने आप को जितना हो सके बचाइए। हम देखेंगे कि मोदी सरकार में किस तरह से गरीबों का विकास रुक चुका है, जिसको गरीबों की सरकार कहते हैं। हम कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है, तो हम ये देखेंगे कि क्या मोदी सरकार में गरीबों का विकास सच में हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या अडानी और अंबानी की संपत्ति जो लगातार बढ़ रही है उसके पीछे मोदी जी का योगदान है या नहीं, और किस तरह से सिर्फ अडानी अंबानी ही जो है वो अमीरी के तख्त पर झूल रहे हैं। कभी अडानी नंबर 1 हो जाते हैं, कभी अंबानी नंबर 1 हो जाते हैं, तो कभी इलेक्शन आ जाते हैं। तो यही सब चल रहा है पिछले 6 सालों में। अंबानी जी की संपत्ति बताते हैं कि 1.21 लाख करोड़ रुपए है, 1.21 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन अदानी जी की संपत्ति, आपके लिए खुशखबरी है कि अदानी जी की संपत्ति जो है 1.41 लाख करोड़ रुपीस हो गई है, जो कि अब अंबानी जी से भी आगे निकल चुके हैं। अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी, बहुत सारी कंपनियां जो देश में बहुत अच्छे से वंडरफुली दे आर परफॉर्मिंग, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बाकी अडानी अंबानी के अलावा जितनी भी कंपनियां है, जितनी भी कंपनीज जो इस लेवल का परफॉर्मेंस दे रही थी हमारे देश में, जिस तरह से अडानी ग्रीन एनर्जी या अडानी एंटरप्राइजेस या अडानी गैस या अडानी ट्रांसमिशन दे रही थी, इस तरह की जो भी हमारे देश में गवर्नमेंट की कंपनीज थी जो इस तरह की हम लोगों को रिस्पॉन्सेस दे रही थी, तो वो सारी कंपनियां जो हमारी भारत सरकार निजीकरण में करने को तैयार है। तो भारत सरकार जो है वो सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो हमारा देश बताते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ है और बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार को इतना ही प्राइवेटाइजेशन करने का शौक है तो पूरे देश को ही उठा के प्राइवेट क्यों नहीं कर देती है, क्यों धीरे 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 एक एक चीज को प्राइवेट किया जा रहा है। खैर, लेकिन अगर इलेक्शन कराना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली देश को फायदा होगा, इलेक्शन का पैसा भी बच जाएगा और देश यूं ही किसी ना किसी बिजनेस फैमिली के नाम पर हो जाएगा और प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा और पूरा देश ही एक तरह से प्राइवेट हो जाएगा। तो इस पर कुछ लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री और बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते और सरकारी कर्मचारी जो है सहयोग नहीं करते हैं सरकार को, और इस तरह से सरकार जो है सरकारी यूनिट्स पर एक सवालिया निशान लगाकर सरकार जितनी भी प्रॉफिट देने वाली कंपनियां हैं उन सभी को प्राइवेट में दे रही है। इस पर बहुत सारे प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट्स जो है 6-7 एयरपोर्ट्स अभी तक अडानी ग्रुप के पास चले गए हैं। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ओनली आर गिवन टू द बिजनेस फैमिलीज। तो ये चीज है कि जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती है, जो एयरपोर्ट्स प्रॉफिट कमा रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही दिया जा रहा है। जो एयरपोर्ट्स नए बने हुए हैं या जो एयरपोर्ट्स इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं उसको हम लोग नहीं दे रहे हैं प्राइवेट के हाथों में। जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, द एयरपोर्ट्स हुआ परफॉर्मिंग वंडरफुली, सिर्फ वही एयरपोर्ट्स हम लोग ने अडानी को क्यों दिए हैं, अडानी ग्रुप्स को क्यों दिए हुए हैं। उसके बाद में एम्स के डॉक्टर्स, जो सारे नेता जाके एम्स में अपना इलाज कराते हैं, वो भी सरकारी है। तो अगर एम्स के सारे डॉक्टर सरकारी है तो फिर सरकार एम्स को भी उठा के प्राइवेट को दे देना चाहिए। लेकिन एम्स के डॉक्टर्स तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स से बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, तो सरकारी कर्मचारी कैसे बुरे हो गए, सरकार को सहयोग क्यों नहीं करे सरकारी कर्मचारी। तो ये चीज तो हम सिरे से खारिज कर देंगे। फिर बोलते हैं, अगर डॉक्टर्स की बात छोड़े, इंजीनियर्स की बात आती है तो कलकत्ता और चेन्नई एयरपोर्ट्स को जो है
सरकारी इंजीनियर्स ने बनाया है, बहुत ही कम लागत में बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से बनाए हुए एयरपोर्ट से अगर आपको मौका मिले तो आप जाइए। तो कलकत्ता और चेन्नई एयरपोर्ट्स जो है वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा, सरकारी इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए कम बजट में बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट्स है, जो दिल्ली बॉम्बे जैसी प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट इंजीनियर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा स्पेशियस नजर आएंगे आपको, आप कभी कभी जाएंगे तो। उसके बाद में जितने भी नेता होंगे, जितने भी वित्त मंत्री से लेकर, जितने भी आपके कानून मंत्री से लेकर, जितने भी मंत्री, शिक्षा मंत्री, सारे ही मंत्रियों को कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचर्स ने ही पढ़ाया है, या जेएनयू में गए होंगे तो सरकारी प्रोफेसर नहीं पढ़ाया। वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी, वो जो मैं कांदा नहीं खाता, वो मैडम जी जेएनयू में गई हुई है। उसके बाद में अरुण जेटली जी जेएनयू से पढ़े हुए हैं। जितने भी मंत्री बड़े लेवल के आप आज देख रहे हैं, बहुत सारे जेएनयू में एडमिशन ले चुके हैं। तो जेएनयू का आप पता, कन्हैया कुमार भी जेएनयू से हैं, तो जेएनयू से ही सरकारी प्रोफेसर्स ने ही उनको पढ़ाया। तो सरकारी कर्मचारी क्यों अच्छे नहीं है? एयर इंडिया इतना अच्छा मुनाफा दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी एयर इंडिया को भी प्राइवेटाइजेशन करना है। अच्छे खासे चलते फिरते बैंक्स प्राइवेटाइजेशन में दे दिए जाते हैं। तो जंगल, जमीनें सब प्राइवेट निजी कंपनीज को देने की एक लत जो है हमारी सरकार को लग गई है। तो लोगों का कहना है कि क्यों ना देश ही उठाकर पूरा की पूरा जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। तो इसके बारे में आपका क्या, आपकी ओपिनियन क्या है, आपके सजेशंस क्या है, आपका क्या नजरिया है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो प्राइवेटाइजेशन ऐसी कंपनियों को दिया प्राइवेटाइजेशन ऐसी कंपनियों का किया जाता है जो कम से कम 5-10 हजार करोड़ का जो है मुनाफा कमाती है, या जिनके पास में अच्छी खासी जमीनें हैं, उन्हीं कंपनियों को सिर्फ प्राइवेट के हाथों में दिया जाता है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी थी जो हमारे देश की 25% जीडीपी देखकर हमारे देश के अंदर आई थी। तो क्या वैसा ही सिलसिला अभी रिपीट होने वाला है? अभी इस समय पे क्या हम उसी फिर से बैक टू स्क्वायर वन पे आ गए हैं? क्या हम फिर से वो जीरो से, जब हमने शुरुआत की थी आज से 74 साल पहले, क्या हम उसी जीरो पर आ गए हैं? तो ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हमारे देश में बढ़ गए हैं। तो आप कोशिश कीजिए, 1 करोड़ से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, आप कोशिश कीजिए कि घर के बाहर नहीं निकलिए, अपने आप को जो है सुरक्षित रखें, क्योंकि हमारी सरकार जो है लव जिहाद के बारे में कानून बनाने में बिजी है, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई या सियासत करने में बिजी है। तो आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा, क्योंकि लव जिहाद पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि लव के नाम पर जिहाद बर्दाश्त नहीं है। मतलब लड़कियों से लव करके ये लोग जिहाद कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कों के ऊपर कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि लव जिहाद का राम नाम सत्य कर देंगे। और हमारे गृह राज्य मंत्री जो है हमारे जी कृष्णा रेड्डी, उन्होंने बताया है कि लव जिहाद जो है उसका केंद्रीय एजेंसियों के पास में कोई आंकड़ा नहीं है, मगर जो है लव जिहाद जो है देश की सबसे बड़ी समस्या है। मतलब आप देखिए हमारा देश प्राइवेट हाथों में जा रहा है। जी कृष्णा रेड्डी के हिसाब से, हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके हिसाब से जो है लव जिहाद सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे देश के पास आंकड़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की 6 राज्य, बड़े राज्य हमारे यहाँ पे जो बड़े लेवल के राज्य है, जिनको रिस्पेक्टेड राज्य है, वो सारे के सारे राज्य कर्नाटक है, तमिलनाडु है, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश और इस तरह के जो राज्य है, बड़े राज्य हमारे देश के, वो लव जिहाद पे कानून बनाने में व्यस्त हो गए हैं। तो अब लड़कियों को जो है हमारे देश में इस तरह से समझा जाता है कि लड़कियों को इतनी अकल भी नहीं है कि किससे प्यार करना है, किससे शादी करना है। तो ये लव जिहाद के मामले हमारे देश में बहुत ज्यादा से आ रहे हैं, और लड़कियों को कमजोर और बददिमाग साबित करने की नई मुहिम जो है हमारे देश में चल रही है, जो मुझे लड़की होने के नाते सही नहीं लगा। आपको क्या लगा, आप मुझे प्लीज बताइए। और हमारी लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर हमारी इतनी सारी स्वतंत्रताएं हैं, वहां पर हमें लव जिहाद के नाम पर हमारी स्वतंत्रताओं को बंदी बना लिया गया है और हमारी स्वतंत्रता पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। हमारी स्वतंत्रता को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। और हमारे स्कूल्स तक तो ठीक था, हमारी ड्रेसेस तक तो ठीक था, अब हमारे बेडरूम्स में भी सरकार का हस्तक्षेप होने वाला है। मतलब अभी तक तो लड़कियां स्कूल जा रही है, नहीं जा रही है, क्या है, समाज का और सोसाइटी का और नेताओं का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता था, मगर अब जो है हमारे बेडरूम्स में भी लड़कियों के, खासतौर पे लड़कियों की बात अभी मैं कर रही हूँ,
खासतौर पर। तो लड़कियों के बेडरूम्स में भी अब जो है इस तरह के हस्तक्षेप किए जाएंगे। धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए दंडनीय अपराध अब समझा जाएगा। और लगातार जो है लव जिहाद के बारे में ट्वीट्स आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के, लगातार नए नए किस तरह के कानून बनेंगे, किस तरह की बात होगी, या राष्ट्रीय मुद्दे पर अब लड़कियों की जबरन शादी कराना गलत होगा। और लड़कियों को जबरन जो है, पहले भी शादी कराई जाती थी लड़कियों की, बाल विवाह जो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लड़कियों की शादी लड़कियों की शुरू से ही जबरन हमारे देश में कराई जाती है। हमारा देश वो देश है जहाँ पर लड़कियों को उनकी स्वतंत्रता को तिनका मात्र भी अहमियत नहीं दी जाती थी और जाती है। मैं महाभारत के जमाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही हूँ, कलयुग के जमाने की बात कर रही हूँ। जब से कलयुग स्टार्ट हुआ तब से बात कर रही हूँ। हमारे देश में प्राचीन काल में भी लड़कियों की स्वतंत्रता को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। और जबकि हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमारे देश में हमारी काली माँ जब अपने पति के सीने पर पैर रखकर खड़ी होती है तो हम उसको माँ बुलाते हैं और उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट सभी देवता करते हैं। लेकिन हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को फिर से एक बार स्टूपिड, इडियट और जो है नॉनसेंस करार दे दिया गया है कि लड़कियों को इतना भी पता नहीं है कि किस तरह के पार्टनर्स उनको चूज करना चाहिए और किस तरह के पार्टनर से शादी करनी चाहिए। तो इसका फैसला जो है, अब फैसला लेने का डायरेक्शन जो है वो हमारे सरकार में बैठे डायरेक्टर्स करेंगे, मतलब हमारे मंत्री करेंगे, जो लगातार सारे काम छोड़ के, कोरोना को छोड़ के, बेरोजगारी को छोड़कर, शिक्षा को छोड़कर अब जो है लव जिहाद के पीछे पड़ गए हैं। तो आपको क्या कहना है? आप प्लीज अपनी राय दीजिए कि क्या ये लोग तब लड़कियों को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं जब लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, लड़कियों के ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, लड़की को उसका पति घर में मार रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और तब जब कोई लड़की पुलिस स्टेशन जाती है तो उसकी हेल्प कोई नहीं करता है। वहाँ पर लड़कियां जाकर अपनी दुख भरी कथाएं, वो सत्यमेव जयते जो आमिर खान का शो आता है उसमें, और दुनिया भर में जाकर बताती है लड़कियां अपनी दुख की कथाएं। वकीलों को हायर करती है अपनी मेहनत की कमाई से लड़कियां, और लड़कियों की आवाज कोई नहीं सुनता है जब उनका पति उनको छोड़ देता है, जब उनके पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, जब उसको शादी करनी हो तो 10 लोग उसमें टांग अड़ाने खड़े हो जाएंगे, सारे मंत्री कानून बनाने लग जाएंगे। तो क्या मंत्रियों को इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि अगर कोई लड़की प्रताड़ित है, जब हरियाणा में किसी लड़की को शादी करने से मना करने पे गोली मार दी गई है, मैं अंकिता की बात कर रही हूँ, अभी पिछले महीने का वाकया है, तो क्या हमारी लड़कियों को जो है जब वो प्रताड़ित हो रही है तो उनको स्पेशल पुलिस या स्पेशल सिक्योरिटी या स्पेशल वकील देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्यों लड़कियां जो है वो गंदगी की चक्की में या झूठ और फरेब की चक्की में या वायलेंस की चक्की में पिसती रहती है और वो उसी को अपनी जिंदगी समझ लेती है, उसी में से अपनी जिंदगी को खुश रहना सीख लेती है। तो क्या लड़कियों की प्रताड़ना पे, लड़कियों के दुख पे, लड़कियों के साथ में हो रही मारपीट पे और लड़कियों के एजुकेशन पे, लड़कियों की सिक्योरिटी पे लव जिहाद बनाने की बजाय सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आपसे किसी लाइव वीडियो में। आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो डलता है वैसे ही वीडियो फौरन आपके तक पहुंच जाए और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी दिखाएं, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण